अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। रोज़ का रटा-रटाया जुमला हाज़िर है जनाब जाने मुर्शिद कशफ फयाज़ किस्त नंबर 8 के साथ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। कुछ स्टोरी के हवाले से डिस्कशन भी करें तो हमारे अच्छा लगेगा। रोज़ के गिने-चुने 1-2 ही मेंबर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमें कमेंट करके बताते हैं, अपनी एंगेजमेंट शो करवाते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, जिसने पूरे कराची को अपनी लपेट में ले रखा था। वो सब इस वक़्त कराची के एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग एरिया में खड़े थे। यार सच्ची में मुझे बहुत डर लग रहा है। इन सब के समझाने के बाद भी रुबास का एक ही जवाब था। यार क्या ड्रामा है रूबी? मर्द का बच्चा बन। कब से लड़कियों वाली हरकतें किए जा रहा है? भला आखिर तंग आकर सफ़ा ने उसकी बेइज्जती कर ही डाली। कुछ दिन पहले ही रुबास के घर वालों ने अमन का रिश्ता मांगा था, जिस पर माँ जी को तो कोई एतराज़ नहीं था। पर अमन ने साफ इनकार कर डाला था। लेकिन रुबास के इसरार पर उससे एक मुलाकात करने पर वो राज़ी हो चुकी थी। इस पर रुबास के हाथ-पैर ठंडे हुए जा रहे थे और वो अपने साथ बाकी साथी तीनों को भी साथ में लेकर आया था। बकौल रुबास के, उसे लड़कियों वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे देखते ही 1-2 थप्पड़ लगा देंगी और साथ में मुझे शर्म दिलाने की भी कोशिश करेंगी। रुबास अपना दुखड़ा एक बार फिर सुनाने बैठ चुका था। इस चीज़ की तो टेंशन ना ले, शर्म तो वैसे भी तेरे पास है ही नहीं और गुज़री भी नहीं है। और रही बात थप्पड़ों की, तो वो तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। अब की बार दयान ने उसकी टाँग को खींचना ज़रूरी समझा। तुम सब लोग हो ना, सँभाल लोगे, वैसे भी मेरे सगे यार हो। रुबास ने बत्तीसी निकालते हुए कार मिरर में देखते अपने दोनों हाथों से बाल सेट किए। कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब साइड टेबल्स में से किसी एक पर बैठकर लंच करेंगे। और खबरदार, जो तूने बार-बार मुड़कर हमारी जानिब देखा, इन्हें महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम साथ में पूरा गैंग लेकर आए हो। अर्शमान ने बिगड़ते मूड के साथ कहा। वो तो इस सब के हक में भी नहीं था, पर इस रुबास के बार-बार इसरार करने पर वो इसकी खुशी की खातिर हार मान गया था। हाँ, अर्श सही कह रहा है, वरना भाभी क्या सोचेंगी? सुफ़ान उसके फैसले से मुत्तफ़िक था। अबे यार यही सोचेंगी ना, जो अपनी डेट पर पूरा गैंग लाया, वो बारात में किस-किस को लाएगा? रुबास ने ग्लासेस आँखों पर चढ़ाए और दोनों हाथ पॉकेट में डालते पार्किंग एरिया से बाहर निकल गया, जबकि पीछे वो तीनों होंठों की तरह मुँह उठाए उसे जाता हुआ देख रहे थे। अंदर दाखिल होते ही उसे अमन दिखाई दी, जो उसी तरह ब्लैक अबाया, सलीके से किए ब्लैक स्टॉलर पर चेहरा ढाँपे हुए थी, जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी आँखें दिखाई देती। वो अपने पास खड़े वेटर को कुछ ऑर्डर लिखवा रही थी। रुबास को एकदम से शर्मिंदगी ने आन घेरा था कि उसकी वज़ह से न जाने उसे कितना इंतज़ार करना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी को अपने लिए खींचते रुबास ने उसे सलाम किया था। वालेकुम सलाम। अमन लफ़्ज़ी जवाब देने के बाद नज़रें झुका गई थी। सॉरी, मेरी वज़ह से आपको वेट करना पड़ा। रुबास ने अपनी गलती को मद्देनज़र रखते हुए पहले पहल उससे माफ़ी माँगी थी। इट्स ओके, मैं अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। अमन ने हल्की सी नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा, तो एक पल के लिए नज़रें ठहर सी गई थीं। आखिर वो क्या चाहता था? अच्छा भला नौजवान लड़का, एक 7 साला बच्चे की माँ से शादी क्यों करेगा? ये एक सवाल था, जो न जाने कब से उसके दिमाग में चल रहा था। इस बात पर तो कोई शक न था कि वो दोस्त एक से बढ़कर एक थे, अपनी सल्तनत के शहज़ादे, जिन पर हर एक की नज़र कुछ पल के लिए ठहर सी जाती थी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करनी थी आपने? बात का आगाज़ अमन ने ही कर डाला था। रुबास को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि शुरुआत कहाँ से की जाए। आपसे निकाह करने के लिए, रुबास ने मेन्यू चेक करते हुए जवाब दिया। पर मैं इनकार कर चुकी हूँ। अमन ने अपने पर्स पर गिरफ्त मजबूत कर दी थी। शायद वो इससे घबरा रही थी। आप मुझे इनकार की वजह बताएं। अगर वजह सॉलिड हुई, तो वादा, मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। दोनों हाथों की उँगलियाँ एक दूसरे में फँसाते उसने टेबल पर रखी और संजीदा नज़रें टेबल पर जमा दी। मेरा बच्चा है एक, और वो काफ़ी समझदार है। मेरा कोई भी कदम उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ सकता है। डरते-हारते वो अपना खदशा ज़ाहिर कर चुकी थी। हुँ, पहले आप रिलैक्स हो जाएँ प्लीज़। वो इसकी घबराहट को महसूस कर चुका था। इसके लहजे में खौफ़ और काँपती आवाज़ से रुबास को काफ़ी दुःख हुआ था। जी, मैं ठीक हूँ।
अमन अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था। खिज़र एक समझदार बच्चा है। अगर आप उसे उसके मुताबिक समझाएँगी और उसकी मर्ज़ी पूछेंगी, तो यकीनन वो समझ जाएगा। और ये बात तो आपको भी मालूम है कि वो मुझसे काफ़ी अटैच है। मुझे खुशी होगी अगर आप फैसला मेरे हक़ में सुनाएँ। रुबास उसे यकीन दिलाना चाहता था जो इस वक़्त इंतहाई ज़रूरी था। आपने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा हुआ, फिर आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? अमन ने एक और खदशा भी पेश किया था। क्या लाज़मी है चेहरा देखना? रुबास ने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। पता नहीं। अचानक किए गए सवाल पर वो बौखला कर रह गई थी। और कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल हाज़िर था। नहीं। जवाब एक लफ्ज़ी। तो फिर इस मंथ के आखिरी जुम्मे को निकाह डन करें। रुख़सती आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। रुबास ने एक और सवाल पूछ डाला था जिस पर वो अपना सर मज़ीद झुका गई थी। इस नीम रज़ामंदी पर वो पहली बार मुस्कुरा उठा था। मुझे अब चलना चाहिए। खिज़र के स्कूल के ऑफ होने वाला होगा। उसने कुर्सी खिसकाकर खड़े होते हुए कहा और रुबास भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। एक गहरी मुस्कुराहट ने इसके होंठों को छुआ। इस बात को सुनते ही वो सर हिला गई थी। मैं आपको ड्रॉप करूँ? रुबास ने डरते-डरते ऑफ़र कर दी क्योंकि अमन उससे काफ़ी घबरा रही थी। नहीं, मैं चली जाऊँगी। ये कहते हुए छोटे-छोटे कदम उठाती वहाँ से बाहर निकलने लगी। जब रुबास ने अपने इर्द-गिर्द नज़रें घुमाई तो उसे कोने वाली एक टेबल पर सुफ़ान पतीसी निकालता हुआ दिखाई दिया, जबकि दयान उसे अपनी जानिब आने का इशारा कर रहा था। बड़ा शर्माया जा रहा है। सुफ़ान ने बग़ौर उसका चेहरा देखते शोशा छोड़ा, जिस पर वो सारे उसे घूरने लगे थे। ऑफ़ कोर्स, शर्माना बनता है। रुबास ने गॉगल्स सेट करते कॉलर झटका कर कहा था जैसे चीन फ़तह करके आया हो। ऐसे ही थोड़े हम तुझे रूबी बोलते हैं। सुफ़ान के कहने पर इन सब का मुश्तरका कहकहा गूंजा था जिस पर आर-पार के लोग उन पागल होते लड़कों की जानिब मुतवज्जो हो गए थे। लगता है हमारा शहज़ादा जीत कर आया है। दयान ने उसके चेहरे पर आई इस अनहोनी सी मुस्कुराहट को देखते हुए कहा था। हाँ, फ़तह हासिल हो गई मुझे उस दुनिया की सबसे बड़ी जंग में। टेबल पर दोनों हाथ टिकाते रुबास ने अपना सर उस पर गिरा लिया था। बस, ज़्यादा रोमियो बनने की ज़रूरत नहीं। शराफ़त से बता, क्या कहा उन्होंने? सुफ़ान ने उसके बोंगे डायलॉग पर नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। इस महीने के आखिरी जुमा को निकाह है मेरा। बड़े ही मोज़िज़ तरीके से उसने इनके सरों पर बम फोड़ा था। व्हाट? कभी पहले क्यों नहीं बताया तूने? अब मैं तेरी शादी प्लानिंग कैसे करूँगा? सुफ़ान का उड़ता हुआ थप्पड़ उबास के पेट पर लगा था जिस पर वो बेचारा कराह कर रह गया था। खबीस इंसान, तो मैं कौन-सा शादी करने जा रहा हूँ, ज़रा जो तमीज़ हो तुम्हारे अंदर अभी तो वो पार्किंग एरिया से भी नहीं निकली होंगी। कुछ तो इज़्ज़त का ख़्याल कर मेरे। प्रभास ने जलते-भुनते कड़े तेवरों से सफ़ान को घूरा था जिसका इस पर तिनके बराबर भी असर नहीं हुआ। बच्चे की इज़्ज़त है यार, अर्शमान ने हँसते हुए कहा और खड़े होकर उसे गले लगाया। साथ में मुबारकबाद दी। इसकी पैरवी करते हुए वो दोनों बेहतरामन खड़े हुए और उसे गले के साथ लगाकर मुबारकबाद दी जबकि प्रभास तो इनके गिरगिट की तरह बदलते रूप पर ही हैरान था। एक बदला रहता है रूबी, पर छोड़, वो तुझ पर उधार रहा। सुफ़ान ने उसका कंधा थपकते राजदारी से कहा जबकि होंठों की तरह रुबास का खुला मुंह देखकर उन सबकी हंसी निकल चुकी थी। बिल टेबल पर रखते हुए वो चारों राहदरी से होते हुए बाहर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे जब सुफ़ान और दयान को एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करते देखकर रुबास अर्श की जानिब झुका। ये लोग क्या सरगोशियां कर रहे हैं अर्श? रुबास ने अर्श की जानिब झुकते हुए कहा जो दोनों हाथ पॉकेट में डाले पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ रहा था। पता नहीं। अर्श ने कंधे उचकाए। छोड़, इन्हें अभी इनका वक्त है, तो दिल पर मत ले। अर्श ने इसके कंधे पर हाथ रखते अफसोसकुन अंदाज में कहा जबकि दूसरी जानिब वो दोनों रुबास को शरारती नजरों से घूर रहे थे। इतना तो वो समझ चुका था कि अब इसका निकाह एक नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि जहाँ ये शैतान के चेले हों वहाँ कुछ भी हो सकता है। अपनी सोचों को झटकते रुबास मुंह बसूरता अपनी गाड़ी की जानिब लपका। गाड़ी को रिवर्स करते पार्किंग के मेन रोड में लेकर आया जबकि बाकी तीन भी पीछे अपनी अपनी सवारियों पर मौजूद थे। हर एक कदम उजल था, हर एक गाम जिंदगी। हम घूम फिर के कोचाए कातिल से आए हैं। 2 हफ्तों के बाद सोचों का तसलसल गहरा होता जा रहा था। इस छोटे से अरसे में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा था जिसमें दयान मिर्जा की नज़रों के आगे वो मखरूती हाथों में पकड़ा पकड़ा आंचल और उससे ढांपा खौफजदा सा चेहरा घूमा ना हो। वो मुकम्मल तरीके से उस साहिर के जादू में जकड़ा गया था। दिल में लगी वो आग इस कदर तकलीफ दे थी कि अपने अंजाम से खौफ आता था।
दूसरी जानब लुबाबा की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। दिन रात अपने कमरे की खिड़की के आगे खड़े वो आसमान पर नजरें टिकाए उस अजनबी के बारे में सोचती रहती, जिसका नाम तक ना उसे मालूम था। दिल में एक होक सी उठी कि एक बार उसे फिर से देखा जाए। उस शख्स का अंदाज़े दीदार किस कदर खूबसूरत था। ये सोचकर वो तन्हाई में मुस्कुरा देती, लेकिन उससे अगली सोच कर अगर अली असगर खान उसे देख लेते तो क्या अंजाम होता। और एक यही वो मकाम था जिससे वो खौफ खाती और फिर अपने ज़मीर को मुलामत करते, सोचों को छटक देती। तीसरी जानब समा की यूनी भी मामूल के मुताबिक जा रही थी। उस दिन के बाद उसने जासिम को ना देखा था। इस लंबी गैर हाजिरी पर वो यकीन कर बैठी थी कि अब वो इसके रास्ते में नहीं आएगा और ना ही कोई बदमज़गी दोबारा उसके गिर्द फैलेगी। वो अपनी पुरसुकून ज़िंदगी को सुकून से गुजारना चाहती थी, जो शायद मुश्किल तरीन काम है। ज़िंदगी की ऊंच नीच से लड़कर ज़िंदगी बसर करना ही असल ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी के तल्ख लम्हों में हार मान जाना सरासर बेवकूफ़ी है। 2 हफ्तों बाद आज के दिन जासिम अली असगर खान को डिस्चार्ज होना था, जिसकी आमद का हवेली में सबको इंतज़ार था। आज का दिन एक नई कहानी लेकर आने वाला था। एक ऐसी कहानी जो 2 खानदानों के बीच ताहयात एक मोहर बनकर रहने वाली थी। मामूल के मुताबिक ऑफिस में बैठे उसने आखिरी नज़र सारी फाइल्स फाइल्स में डालकर लैपटॉप को शट डाउन किया और छोटे-छोटे कदम उठाते खिड़की के पास आ खड़ा हुआ, जहां पर से मामूल के मुताबिक ट्रैफिक का रश दिखाई दे रहा था। शायद ये दो मोहब्बत करने वालों का अंदाज़े तन्हाई था जो अपनी दिली कैफियत को संभालते खिड़की के बाहर मनाज़िर का सहारा लेते थे। उसका दिल अब किसी काम में ना लगता था। एक अजीब-सी बेचैनी थी जो सारे वजूद में फैली थी। आखिर तंग हार कर वो वापस सामने पड़े काउच पर जा बैठा। दोनों हाथों से सर को थामते उसने बहुत जल्द एक फैसला किया था। दिमाग में आई सोच पर बगैर वक़्त के ताख़ीर किए वो अमल करने की ठान चुका था। अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते वो ऑफिस से बाहर निकला। सनग्लासेस लगाते उसने घड़ी में वक्त देखा, जो सुबह के 10 बजा रही थी। एक नज़र अपने अतराफ में डालते उसने अपने कदम लिफ्ट की जानिब बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। बाहर पहुंचते ही सेक्रेटरी ने सलाम किया था और अदब के साथ खड़ी हो गई। वालेकुम सलाम। मैम, आप अर्शमान सर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं काम के सिलसिले में शहर शहर से बाहर जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करते वो बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा, जबकि गार्ड्स को इसने वहीं रहने का इशारा कर दिया था। आज शाम रुबाज का निकाह था, जिस पर उन सब ने तो मस्ट ही इनवाइट होना था, वरना रुबाज के हाथों इनकी जान बचना इंतहाई मुश्किल काम था। 2 घंटे की मुशक्कत के बाद बिलाखिर वो अपनी मंजिल में पहुंच चुका था। वो हवेली का बैक साइड एरिया था, जहां पर दयान ने गाड़ी को रोका। वक्त दोपहर का होने की वजह से इर्द गिर्द कोई मौजूद ना था और हवेली की पुश्त में सिक्योरिटी भी ना होने के बराबर थी। अलबत्ता दीवारों पर करंट छोड़ा गया था। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने अपनी नज़रों से इस आलीशान हवेली की जानिब सर उठाकर देखा था, जहां शायद हवेली के कमरों की खिड़कियां थी, जो दिखाई दे रही थी, जिनमें से दरमियानी खिड़की खुली पड़ी थी। ध्यान ने नजरें मुसलसल वहां टिकाए पूरी हवेली का जायजा लिया था। फिर गाड़ी के साथ टेक लगाए दोनों सीने पर हाथ बांधे अपने इर्द गिर्द एक नजर घुमाई, जहां कोई भी नहीं था। अपने कमरे में मौजूद लुबाबा सिंघार में इसके सामने खड़ी अपनी चीजों की दुरुस्तगी कर रही थी, जबकि आज सुबह से उसका दिल घबराया जा रहा था। जब कमरे में ज्यादा घुटन महसूस हुई तो सब कुछ वहां पर छोड़ते वो खिड़की की जानिब बढ़ने लगी, जो इसका पसंदीदा अमल था। खिड़की के पास पहुंचते ही सबसे पहले इसकी नजर उस जानी पहचानी गाड़ी से टकराई थी और फिर साथ में खड़े उस अजनबी से जो इसकी बेचैनी का सबब था। कुल कल तो खड़े हो वो हौनकों की तरह एक दूसरे का मुंह ही देखते रहे। लुबाबा ने सोचा नहीं था कि इसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, जबकि दूसरी जानब दयान भी ये समझने से कासिर था कि उसके यहाँ आने का मकसद इतनी जल्दी पूरा हो चुका है। कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद वो वापस से सीधा हुआ और अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते जन से गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाल दी, जबकि लुबाबा अपनी जगह हैरत का मुजस्मा बने उसे जाता देखती रही। जब पीछे से अफराह ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। यार अर्श, इसको काल कर किधर रह गया है? सफ़ान ने तुनक कर अर्श की जानिब देखा, जो ना जाने कितनी मर्तबा दयान का नंबर ट्राई कर चुका था। सब मेहमान आ चुके थे, जबकि रुबाज भी बिल्कुल रेडी खड़ा था। सफ़ेद रंग का कफ लगे कॉटन का सूट पहने, साथ में नेवी ब्लू रंग की वास्कट सेवतीन किए, उसी रंग की खीड़ी पैरों में मुकीब किए, वो अपनी सल्तनत का शहजादा ही लग रहा था, जिसके मुंह पर इस वक्त 12 बजे का टैग लगा हुआ था। इसको पता नहीं था क्या आज मेरा निकाह है?
रबाज ने गुस्से की आखिरी हदों को छूते जोर मार अंदाज में सोफे पर बैठते हुए कहा था। टेंशन ना ले रूबी, आएगा तो मिलकर बदला लेंगे। स्टेफान ने उसके कंधे पर हाथ रखते तीर मार अंदाज में कहा था। तुम लोग इधर ही रुको, मैं नीचे से होकर आता हूँ। कितनी दफा बुलावा आ चुका है, अब की बार हमें अरेस्ट करके ही ले जाएंगे। अर्श इन्हें इन्फॉर्म करते खुद कमरे से बाहर चला गया। मैं बता रहा हूँ, मैं निकाह नहीं करूंगा, और अगर निकाह कैंसिल होने के बाद खुद भी मर जाऊंगा और इस कमीने को भी मार डालूंगा। रुबास ने अपना आखिरी फैसला सुना डाला था। फिर तो तेरे निकाह के बदले तेरी मौत के छुहारे खाने और तेरे वलीमे के बदले 40 दिन तक हर हफ्ते चिकन बिरयानी खाने में बड़ा मजा आएगा। कितना अच्छा है ना तू। सफान ने ऊपर से उसे जफ्फी मारी थी। हट गधे, कपड़े की प्रेस खराब हो जाएगी। रुबास ने तपते हुए उसे खुद से दूर किया था। इन जैसे कमीने हों तो क्या जरूरत है पराए लोगों से दुश्मनी पालने की। रुबास सिर्फ ये सोचता ही रह गया। जासम की गाड़ी हवेली के करीब पहुंच चुकी थी। उसे डिस्चार्ज होने के बाद सीधा हवेली ही लाया गया था। हवेली के गेट के कुछ फासले पर उसकी नजर दयान की गाड़ी पर पड़ी थी। पहले तो वो समझने से कासिर था कि ये गाड़ी वो पहले कहाँ देख चुका है, लेकिन दयान के टर्न लेने पर वो इसका चेहरा देख चुका था जब इसकी नजर सामने खड़ी लुबाबा पर पड़ी थी, जिसकी नजरों का ताकब दयान मिर्जा की गाड़ी ही थी। एक पल लगा था उसे वापस अपने रूप में आते, जब वो गाड़ी से निकलकर सीधा हवेली के अंदर दाखिल हुआ था, जबकि पीछे खड़े इसके आदमी इस अचानक इफ्तितात पर बौखिलाकर रह गए थे। अफरा के हाथ रखने के बाद वो एक झटके से पीछे मुड़ी और उसकी जानिब देखा, जो सफेद चेहरा लिए उसे देख रही थी। ये क्या था लुबाबा? वो कौन था? क्या कर रहा था इधर? अफराह ने किसी ट्रांस की कैफियत में धीमी आवाज में पूछा। अफराह के पूछे जाने सवाल पर वो बगैर कोई जवाब दिए सामने बेड पर जा बैठी थी, जबकि अफरा अभी उड़ी हुई रंगत के साथ उसकी एक एक हरकत का नोट कर रही थी। कह दो रुबाबा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज बताओ मुझे। जवाब दो रुबाबा। अफराह बेड के पास बैठते दोनों हाथ इसके घुटनों पर रखते उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। मुझे नहीं मालूम, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। वो बोली भी तो महज इतना, जिस पर अफराह अपना सर नफी में हिलाने लगी। नहीं, नहीं लुबाबा, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें वास्ता देती हूँ, हवेली वाले जिंदा दफन कर डालेंगे। ताया जान, नहीं प्लीज, ऐसा कुछ मत करना। नफी में सर हिलाते वो कहने लगी, जबकि इससे आगे का वो सोच भी नहीं पा रही थी। इसी दौरान जोर से दरवाजा खुला था और जासिम अंदर दाखिल हुआ, जहां अफराह उसके घुटने पर दोनों हाथ रखे नफी में सर को हिलाए जा रही थी। वहीं लुबाबा खाली नजरों से उसे देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो अब कुछ नहीं हो सकता। दरवाजे के बाहर खड़े वो इनके दरमियान हुई गुफ्तगू को सुन चुका था। इस दौरान उसने शिद्दत से दुआ की थी कि ऐसा कुछ न हो, लेकिन लुबाबा की बात इसका दिमाग घुमाने के लिए काफी थी। जब वो आगे की जाने बढ़ा और कुछ समझने का मौका दिए बगैर इसने लुबाबा को बाजू से पकड़ा और तेजी से सीढ़ियां उतरते उसे नीचे की जानिब ले गया, जहां सब होंकों की तरह जासिम की आमद का इंतजार कर रहे थे। पर उसे इस कदर तैश में सीढ़ियां चढ़ता देखकर वो नासमझी से एक दूसरे की जानिब देखने लगे। जासिम ने एक झटके से लुबाबा का बाजू छोड़ा और उसे अली असगर खान के सामने ला खड़ा किया, जबकि वहां खड़ा हर फर्द जासिम को नासमझी से देख रहा था। ये क्या तरीका है जासिम? असफरीन बेगम ने तड़प कर लुबाबा का बाजू सहलाया और जासिम की जानिब देखा, जो खा जाने वाली नजरों से लुबाबा को देख रहा था। इन दोनों बहन भाइयों को उन्होंने माँ बनकर पाला था, तो कैसे वो ये दर्द बर्दाश्त कर सकती थी? क्यों आया था वो यहाँ पर? धार सी आवाज थी जिसने सबका दिल दहला दिया था। सीढ़ियों से नीचे उतरती अफराह का हाथ एकदम से अपने दिल के मकाम पर जाकर ठहरा था। मुझे नहीं मालूम। लुबाबा ने सर न झुकाए नफी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा क्यों आया था दयान मिर्जा यहाँ पर? अब की बार जासम ने उसके बाजू को पकड़कर झटका दिया, जिससे इसका पूरा वजूद हिलकर रह गया। मैंने कहा न लाला, मुझे नहीं मालूम। वो इससे 2 कदम के फासले पर खड़े होकर कहने लगी। फिर से इसी जवाब को सुनते जासिम ने जब्त की आखिरी हदों को छूते अपनी दोनों मुट्ठियां बंद की, जिससे हाथों की नसें फासे दिखाई देने लगी थी। तुम खिड़की के पास क्या कर रही थी? एक मर्तबा फिर से जासिम ने पूछा। लुबाबा को अब खौफ महसूस होने लगा था अपने लाला से। मैं गैर इरादी तौर पर वहां गई थी। अपने दुपट्टे को ठीक करते वो आहिस्तगी से बोली थी। तो वापस क्यों नहीं पलटी? क्या तुम्हें नहीं मालूम? हवेली की कोई औरत कभी गैर मर्द के सामने नहीं आई। जासिम के कहने पर लुबाबा ने नफी में सर हिलाया, जब अली असगर खान का हाथ हवा में उठा और चिटाख की आवाज के साथ हर जगह मौत सी खामोशी तारी हो गई। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो जमीन बोस हो जाती, पर बर वक्त उसे जासिम ने थामा था और अपने बाप की जानिब देखने लगा, जिसने इसकी बहन पर आज सबकी अदम मौजूदगी में हाथ उठाया था।
हर कोई अपनी अपनी जगह पर जम के रह गया था। लुबाबा का सर बुरी तरह से चकराया था जब इसने दोनों हाथों से सर को थामा और अली असगर खान के पाँव में झुकी अपना सर इनके घुटने से टिका दिया। लुबाबा की इस हरकत पर सबको सांप सूंघ गया था। जो अली असगर खान के पैरों में बैठी अपने आंसू पर बंद बांधने की कोशिश करने लगी। पापा, एक हिचकी के दौरान उसने ये एक लफ्ज अदा किया था, जबकि अली असगर खान मिट्टी की बुत बने अपनी बेटी की जानिब भी न देख पा रहे थे। बाबा, आपने कभी वो मुझे प्यार नहीं दिया जो एक अपनी बेटी को मिलना चाहिए, पर मैंने कभी आपसे इसकी ख्वाहिश भी नहीं की। सिर्फ इस दिन का इंतजार किया जब आप मुझे प्यार से बुलाएं, लेकिन शायद वो अब नसीब में नहीं है। पर मैं आज आपसे सिर्फ एक ख्वाहिश करती हूँ कि आप मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक दें। आंसू से तर चेहरा उठाए उसने अली असगर खान की जानिब देखा। जासिम खुद पर जब्त करता रह गया। अगर वो शख्स दयान मिर्जा के सिवा कोई और होता तो वो खुद अपनी बहन का साथ देता, पर यहाँ उस मकाम पर इसकी अना उसे ये गवारा नहीं कर रही थी कि वो उस शख्स के हाथ में अपनी बहन को सौंपता जो उसकी नाकामी और तकलीफ की वाहिद वजह थी। इसे यहाँ से ले जाओ जासिम, और मुझे अब इसकी शक्ल नहीं देखनी। अपनी आंखें बंद किए उन्होंने जासिम से कहा था, जिस पर लुबाबा को बाजू से पकड़ते ऊपर खड़ा किया और बाहर की जानिब लेकर जाने लगा। जब हाइका वहां वहाज खान ने इसका रास्ता रोका। बहन का हाथ छोड़ो जासिम। जासिम का हाथ थामे वो लुबाबा के हाथ से इसकी गिरफ्त को तोड़ने लगी। आप साइड पर हो जाएं फूफू जान। अपनी आंखों पर बंद करते जासिम ने बड़े सख्त से कहा था, बहन के साथ कुछ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने बावर कराती नजरों से उसकी जानिब देखा जब वो नरमी से हाइका वहाज का हाथ अपनी कलाई से हटाते लुबाबा को आगे लेकर बढ़ गया। भाई साहब, इसे रोके। समार शौकत ने अपने भाई से कहा जब इसकी पुश्त इनकी जानिब किए खड़े थे। जमार शौकत की बात पर उन्होंने हाथ ऊपर को उठाया और वहां से चले गए, जिसका साफ मतलब था कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। गाड़ी को हवाओं में उड़ाते ध्यान मिर्जा ने रुबास के घर की दहलीज पर कदम रखा था। घर पहुंचकर वो जल्दी से फ्रेश हुआ और काले रंग की ड्रेस पर ब्राउन चादर को कंधे पर डालकर इसका एक सिरा आगे को जबकि दूसरा सिरा पीछे कर रखा था। पाँव में काली पिशावरी चप्पल पहने वो लंबे लंबे डग भरता सबसे मिलने के बाद ऊपर सीढ़ियों की जाने बढ़ने लगा, जहां पर अर्श और सफान मुसलसल रुबास को मनाने में हलकान हुए जा रहे थे। लेकिन इसने जिद लगा रखी थी कि दयान मिर्जा के अलावा कहीं नहीं जाएगा। ध्यान की एंट्री पर तीनों एक साथ खड़े हुए, जबकि रुबास उसे काट खाने वाली नजरों से घूर रहा था। जब ध्यान आहिस्ता से कदम उठाते उस तक पहुंचा और अपने दानों हाथों से कानों को पकड़ा। सॉरी। मासूम सा मुंह बनाकर वो उसे आग लगा गया था। किधर से तशरीफ आवरी का टोकरा लेकर आया है? रुबास के तेवर सख्त खराब थे। वो शहर से बाहर था यार, एक अर्जेंट वर्क था। सॉरी। ध्यान ने एक दफा फिर मिन्नत की। तेरा ऑक्सीजन कैन किधर है? वो मोबाइल का पूछने लगा था। ये लकब इन चारों ने मिलकर मोबाइल को दे रखा था। यार, वो इसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई थी ना। ध्यान ने कान को खुजाते हुए मिन्नत भरे लहजे में बताया। खबीस कहीं के, शहर से बाहर जाओ तो ऑक्सीजन कैन भर कर जाओ, वरना दफा हो जाओ, कहीं मत जाओ। थप के साथ रुबास का उड़ता हुआ हाथ दयान की कमर में लगा था। उफ जालिमा, पहुंच तो गया ना मैं। दयान ने अपनी दहाई दी थी। चलो, अब इससे पहले निकाह सच में कैंसिल हो जाए। अर्श ने इन्हें दरवाजे की जानिब इशारा करके कहा। सीढ़ियों से नीचे आते वो लोग बाहर गैराज तक आए, जहां आधे मेहमान होटल के लिए निकल चुके थे, जबकि अहमद रजा ने उन्हें देखते सुकून का सांस लिया था, वरना इन्हें तो लगा था कि इनका बेटा आज नाक कटवा कर ही दम लेगा। आ गए बरखुरदारो। उन्होंने खुद पर जबर करते इन तीनों को घूरा, जबकि अर्श अहमद साहब साथ ही जा खड़ा हुआ। बकौल अहमद साहब के कि अर्शमान ही एक समझदार बच्चा है। आओ तुमने जल्दी से। अर्श बच्चे, आप मेरे साथ चलें, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपके जिम्मे होंगे। उन्होंने अर्श से कहा तो वो मुस्कुराता इनके साथ आगे चला गया और जाने से पहले पीछे मुड़कर इनकी बेइज्जती पर दांत निकालता वो बिल्कुल नहीं भूला था। वो लोग घर से निकलते ही गाड़ियों में सवार हुए थे। बाकी गाड़ियां आगे थीं, जबकि रुबास की गाड़ी पीछे की जानिब थी। जब सफान ने पिछला दरवाजा खोलकर अपने बकरे को बिठाया, जिसे वो नीचे ही बांध कर गया था, तो इसे भी साथ लाया है? रुबास ने फ्रंट मिरर से सफान की जानिब देखते कहा। ऑफ कोर्स यार, तेरा भाई है छोटा। सफान ने मजे से कहा और ध्यान को गाड़ी चलाने का कहा। रुबास ने खामोश होने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे और इस वक्त बैठा भी शायद के चेलों के पास था, जिनकी अदम मौजूदगी में भी कोई काम ठीक से हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता था। 15 मिनट के सफर के बाद वो लोग होटल तक पहुंच गए थे, जब दयान ने गाड़ी होटल के सामने रोकने की बजाय सामने बड़ी स्ट्रीट की जानिब मोड़ी। ये किधर जा रहा है तू?
रुबास को खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी थी। वेट डार्लिंग, निकाह होगा तेरा, टेंशन न ले। सफान ने पीछे बैठते ही उसका कंधा थपथपाया। अबे ना करो ज़ालिमो, शादी होने दो मेरी सुकून से। कौन से जन्मों का बदला ले रहे हो? रुबास की दहाइयाँ शुरू हो चुकी थी, जबकि गली के नुक्कड़ पर दयान ने गाड़ी को रोका और उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। गाड़ी से बाहर निकलते रुबास की नज़र सामने सजे सवरे ऊंट पर पड़ी थी, जिसकी रस्सी को एक आदमी पकड़े खड़ा था जो शायद इस ऊंट का मालिक था। इनके बाहर निकलते सफान ने अपने बकरे को भी बाहर निकाला और इन दोनों के पास जा खड़ा हुआ। ये रुबास ने ना समझे से उन दोनों की जानिब देखा जहां दयान ने इस आदमी को इशारा किया, तो वो ऊंट को नीचे बिठाने लगा। चल बच्चे, बैठ इस पर। सफान ने हुक्म दिया और वो इसकी पैरवी करते दयान ने सर हाँ में हिलाया। ये सब क्या है? हम पहले ही लेट हो चुके हैं। रुबास तो हैरतों के समंदर में गोता जन हुआ था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे दोस्त दिए थे अल्लाह ने। सिर्फ एक गली रुबास, सिर्फ एक गली का फासला है यहाँ से होटल तक का। अब तो सोच ले क्या करना है। सफान ने गली के आखिर में इशारा करते उसे सवालिया नजरों से देखा। यार किसी और दिन निकाल लेना बदले, अभी रहने दो मुझे। मेरी बारात पड़ी है अभी, उस दिन ले लेना, पर अभी जाने दो। रुबास का मुंह रोने जैसा हो गया था, जबकि पास खड़ा आदमी अब इन दोस्तों की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। ओह नो! बच्ची बारात वाले दिन का तो स्पेशल प्लान बनाया है हमने। दयान ने मुस्कुराते आंख विंक की थी। अल्लाह करे कभी तुम खबीसों की शादियां ना हो, तुम बांदरों को कोई लड़की अपनी ना दे, सारी जिंदगी तुम लोग कवारे सड़ो, कोई घास ना डाले तुम लोगों को। अपनी दहाइयाँ सुनाते रुबास मरे-मरे कदमों से ऊँट पर सवार हुआ था, जबकि वो दोनों अपनी हँसी कंट्रोल करने के चक्कर में हलकान हुए जा रहे थे। यार लोग क्या सोचेंगे, दूल्हा जानवरों के साथ बारात लाया है। रुबास ने ऊपर से ही हल्की आवाज में इनको मुखातिब किया जिन्होंने सुना ही नहीं था। होटल के करीब पहुंचते ही उन्होंने हर्ष अर्श को वहां पर बुला लिया। अब मंजर कुछ ऐसा था कि ऊँट पर बैठा रुबास मासूमी की तरह सब लोगों से नजरें चुरा रहा था, जो उन्हें देखकर हंस रहे थे और कुछ तस्वीरें ले रहे थे। जबकि दाएं जानब सफ़ान ब्लू ड्रेस में दयान के जैसे गेटअप में एक हाथ से बकरे की रस्सी पकड़े दूसरे हाथ से बाल सेट करते कैमरामैन को सामने देख रहा था। जबकि बाएं जानब दयान और अर्श खड़े सामने देख रहे थे, जहां पर होटल के दरवाजे पर ही इन्हें रोककर पहली एंट्री के मनाजिर कैद किए जा रहे थे। अहमद साहब, अबीर मिर्ज़ा, काखिर मलिक और जहांज़ेब साहब अपने बच्चों की हरकत को मुलाहिजा करते हंस रहे थे। पहला और अनोखा दूल्हा था, जिसके निकाह पर जानवरों ने भी आने का तकल्लुफ़ किया था। हाल के अंदर समा और मुबशरा भी एक जानब खड़ी थी। उन सब की पूरी फैमिली इनवाइट थी और रुबास के इसरार पर वो लोग सब आए हुए थे, जबकि मुबशरा अमन की कज़न थी और ये बात समा को अभी मुबशरा से पता चली थी। वो दोनों ही इस इत्तेफ़ाक़ी मुलाकात पर बड़ी खुश थीं। अभी वो दोनों गप्पों में मसरूफ़ थी जब मुबशरा की नज़र सामने खड़े सुफ़ान के हाथ में पकड़ी रस्सी पर पड़ी जो और कोई नहीं बल्कि इसकी डोली थी, जिसे ढूँढने में मुबशरा ने कोई कसर न छोड़ी थी। दूसरी जानिब समा बाहर का मंज़र देखते हैरान हुई और फिर हल्के से मुस्कुराने लगी। जब इसकी नज़र अर्श पर पड़ी थी, वो दोनों हाथ पॉकेट में डाले पोज़ बनाए खड़ा था जब अचानक से इसकी नज़र भी समा पर पड़ी, जो मुस्कुरा रही थी। बदले में अर्श भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हाय! मेरी डोली! समा हैरत में डूबी मुबशरा ने एकदम से आवाज़ निकालकर समा को हिलाया जिस पर समा गड़बड़ाकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। क्या हुआ मुबशरा? समा ने अचंभे से पूछा जो इतना बड़ा मुँह खोले सामने ही देख रही थी। वो देख मेरी डोली। मुबशरा ने उँगली के इशारे से सुफ़ान के साथ खड़ी डोली का बताया। ओह! ये भाई के दोस्त हैं, समा ने सुफ़ान को देखते कहा। मैं इसे अभी लेकर आती हूँ। मुबशरा दोनों बाजू फ़ोल्ड करती लड़ाका औरतों की तरह आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही समा ने उसे पकड़ लिया। सब्र कर जाओ, अभी फ़ोटो शूट हो रहा है, बाद में। समा ने उसे हौसला देते कहा जो जले पैर की बिल्ली बनी हुई थी। कुछ ही देर में वो लोग अंदर दाखिल हो चुके थे और काज़ी साहब निकाह के बोल पढ़ने लगे। कबूल कहने की बारी थी जब रेयान, सुफ़ान और अर्श रुबास की जानिब झुके। देख, सोच ले रूबी, ये सुफ़ान था जो इसके कान में घुसा बोल रहा था, सारी ज़िंदगी का गुलाम बन जाएगा। ये आवाज़ दयान की थी। तेरे दोस्त हैं हम, तेरा भला ही चाहेंगे, अब की बार अर्श की थी। इसकी बात पर रुबास मुस्कुराए जा रहा था और इर्द-गिर्द खड़े लोग इन चारों की आपस में खुसर-फुसर देख रहे थे। मतलब तू तैयार है? सुफ़ान ने एक बार फिर बोला। मर्ज़ी है तेरी, तू कूद जा आग में। दयान ने फिर कंधे उचकाए। मैं फायर ब्रिगेड बुलाता हूँ। अर्श भी दयान की बात से मुत्तफ़िक हुए। कबूल है। देख रूबी, सोच ले। सुफ़ान ने एक बार फिर वार्न किया। कबूल है। अभी टाइम है। ध्यान ने घड़ी की जानिब देखा।
कबूल है। टाइम ओवर। इन तीनों ने एक साथ कहा और फिज़ा में मुबारकबाद का शोर एक साथ उठ गया। निकाह के बाद वो तीनों अपने हाथ में एक-एक छुआरा लेकर रुबास की जानिब बढ़े थे। ये क्या? मैंने तो मिठाई ऑर्डर की थी, रुबास ने छुआरे देखकर कहा। हाँ तो? मिठाई तो मेहमानों के लिए होती है ना तब। तो तू छुआरे खा, अपने निकाह के। तूफान कहते आगे बढ़ा और रुबास के कुछ बोलने से पहले ही इसके मुंह में छुआरा डालकर बंद करवा दिया। फिर अर्श और दयान भी बारी-बारी इस तक पहुंचे और अपने हाथों से छुआरे उसके मुंह में ठूंसे। रुबास के मुंह से बचा हुआ सुफान और दयान अर्श के मुंह में डाल चुके थे। अब अगला नंबर अर्श का है। ओह! इनके बोलते ही बच्चा पार्टी की हूटिंग शुरू हो चुकी थी, जबकि अर्श बेचारा दम साधे इनके मुंह देख रहा था।